जी स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स टू एक्सपेंस इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल मैनर टू दोज पीरियड्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स। के मतलब कि एक एसेट को हम लोगों ने जिस पीरियड में यूज किया है, तो उसको यूज करने की वजह से बेटा देखें उसकी वैल्यू में कमी आई है, उसकी जो कॉस्ट है उसका कुछ हिस्सा उस पर्टिकुलर पीरियड में एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यूज के अगेंस्ट हमें चार्ज करना पड़ेगा। ये क्यों करना क्यों पड़ेगा? पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात। अब देखो बच्चे कि अगर आप लोग एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या आप लोग चूंकि अभी हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के बारे में पढ़ा नहीं है, तो मैं जरा अपनी एग्जांपल को दोबारा जरा ट्रेडिंग में या मर्चेंडाइजिंग में लेके जाता हूँ कि आप लोग कहते हैं जी आप काम कर रहे हैं, आपका एक सुपर स्टोर है, तो उस सुपर स्टोर में आप लोग ये तो कहते हैं जी हम लोग यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें इतना सामान लाकर हम लोग बेचते हैं, या हमारा बिजली का, पानी का, गैस का, एम्प्लॉयज के सैलरीज का इतना एक्सपेंस आ रहा है। लेकिन बेटा वहां पे जो इक्विपमेंट्स वगैरह आप यूज कर रहे हैं, तो क्या उन इक्विपमेंट्स की कॉस्ट को नहीं शामिल करेंगे कि ये इक्विपमेंट भी घिस गए हैं इतना रेवेन्यू जनरेट करने में? तो वो फिर उस रेलिवेंट पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट हम लोगों को उस वो जो एसेट्स वहां पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका भी उनकी कॉस्ट का भी कुछ पोर्शन जो है हमें एक्सपेंस आउट करना पड़ता है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन नॉट एसेट वैल्यूएशन। मतलब डेप्रिसिएशन क्या है कि एक कॉस्ट एलोकेशन का प्रोसेस है कि एसेट की कॉस्ट को हम लोग डिफरेंट पीरियड्स में रेवेन्यू के अगेंस्ट जो है वो चार्ज करते हैं, एक्सपेंस बनाकर थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन के नाम पे। ठीक है। अप्लाइज टू लैंड इंप्रूवमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। मतलब ये डेप्रिसिएशन अप्लाई किस पे होती है? लैंड इंप्रूवमेंट्स पे भी अप्लाई होती है, बिल्डिंग पे भी और इक्विपमेंट पे भी। हाँ, लेकिन लैंड पे ये डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा लैंड जो है ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसके ऊपर, इस पे हमेशा एप्रिसिएशन ही होती है। ठीक है जी। डेप्रिसिएबल बिकॉज द रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ एसेट विल डिक्लाइन ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ के। क्यों हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन करते हैं? क्योंकि एसेट जो है वो जब तक इस्तेमाल होता है बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो उसके साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो भी कम होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है, उस एस्टिमेटेड लाइफ के दौरान जैसे जैसे वो इस्तेमाल होता जाता है उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है, इसलिए हम लोगों को फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ती है। फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। अब जब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है कि एसेट का वो पोर्शन जिसको हम लोगों ने एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है या एक्सपेंस बनाना है, या जिसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम से जिसको हम लोगों ने उसकी वैल्यू में कमी करनी है, तो वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट जब हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए उसको फाइंड आउट करते वक्त कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमें जो कंसिडर करने पड़ते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट। कॉस्ट से मुराद क्या है? एसेट की कॉस्ट, जो कि हम लोगों ने एसेट को अक्वायर करके उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए पे की है, वो सारी की सारी एसेट की कॉस्ट कहलाती है ना। इसको कॉस्ट को हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है बेटा कि एक एसेट बिजनेस में कितनी देर तक बेनिफिट आपको दे सकता है, कितनी देर तक आपके बिजनेस ऑपरेशंस में वो रेवेन्यू जनरेट करने में आपको हेल्प आउट कर सकता है, उसको हम लोग एसेट की यूजफुल लाइफ कहते हैं। और ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि मैनेजमेंट जब एक एसेट खरीदती है या आप कोई भी चीज, कोई भी एसेट अगर एक्वायर करते हैं, तो आप अंदाजा लगा लेते हैं कि उसने कितनी देर तक जो है वो चलना है। तो जितनी देर तक भी उस एक पर्टिकुलर एसेट ने आपके बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करना है, उसको हम लोग उस पीरियड को हम लोग उस एसेट की यूजफुल लाइफ का नाम देते हैं ना। सैल्वेज वैल्यू। अब ये सैल्वेज वैल्यू से क्या मुराद है बेटा? सैल्वेज वैल्यू से मुराद क्या है कि एक एसेट जब अपनी उम्र पूरी कर जाता है, तो एसेट अपनी उम्र पूरी करने के बाद भी तो जाते जाते कोई ना कोई वैल्यू हमें दे जाता है ना, उसे हम लोग सैल्वेज वैल्यू का नाम देते हैं। सपोज करते हैं कि आपने अगर एक मशीनरी खरीदी है और आपने कहा था कि ये मशीनरी 10 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, तो उसके बाद हमारे किसी काम की नहीं है वो, या वो प्रोडक्शन नहीं देगी, या वो आउटडेटेड हो जाएगी, कुछ भी है, लेकिन हमारे वो किसी काम की नहीं है। ठीक है। 10 साल आपने उसका बेनिफिट जो है वो ले लिया और उसकी मदद से आप लोगों ने बिजनेस में रेवेन्यूज अपने जो है वो जनरेट कर लिए, लेकिन 10 साल के बाद वो आपके लिए चूंकि बेकार हो गई थी, तो अब आपने उसको स्क्रैप कर दिया। तो स्क्रैप में जब आपने उसको दिया है, तो तब भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिकवर हुई है ना। तो वो वैल्यू जो एक एसेट ने अपनी यूजफुल लाइफ, अपनी प्रोडक्टिविटी को देने के बाद जिस वैल्यू पे एक एसेट को हमने डिस्पोज ऑफ किया है, उस वैल्यू को हम लोग सैल्वेज वैल्यू का नाम देते हैं। इसको हम लोग बेटा रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाते हैं डेप्रिसिएशन मेथड्स,
कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो मेथड कौन कौन से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। Depreciation methods. Objective is to select the method that best measures an asset's contribution to revenue over its useful life. मतलब कि हम लोगों ने ये देखना है, डिफरेंट मेथड्स हमारे पास तो मौजूद हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी मेथड हम लोग जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को मेक श्योर करना है कि एसेट की जो कंट्रीब्यूशन है वो किस लेवल पे जा रही है और किस तरह से हम लोग उसी के लिहाज से फिर एसेट को डेप्रिसिएट करने का मेथड जो है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना बेटा कि कभी एसेट हम लोग ज्यादा यूज कर लेते हैं, कभी कम यूज कर लेते हैं, ठीक है। कभी उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी फैक्ट्री बंद रहती है, कभी फैक्ट्री चलती है, तो फिर उस हिसाब से और अगर सभी पीरियड्स में जितनी भी आपकी एस्टिमेटेड लाइफ है, अगर एसेट एक जितना ही इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसके लिहाज से कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये डिफरेंट मेथड्स हम लोग देखते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड है जी सबसे पहले, उसके बाद यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड है, और नंबर 3 पे हमारे पास है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जो कि नॉर्मली अकाउंटेंट्स यूज करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब इन तीनों मेथड्स को बेटा समझने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा कि आप लोगों को एक पहले एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन जो है वो देखते हैं ताकि उन उस क्वेश्चन को के अकॉर्डिंगली तीनों मेथड्स को हम लोग जो है वो यूज कर सकें। क्वेश्चन क्या है जी, बॉब फ्लोरिस्ट परचेज ए स्मॉल डिलीवरी ट्रक ऑन January 1st। एक डिलीवरी ट्रक जो है वो बॉब फ्लोरिस्ट ने परचेज किया है 1 जनवरी को, और उसकी जो ट्रक की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी 13,000। एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू 1000, और कहा यह गया कि उसकी जो सैलवेज वैल्यू है, सैलवेज वैल्यू मतलब कि एसेट जब फुली यूज हो जाएगा, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाएगी, तो फिर उससे कितनी रिकवरी हमें होगी, दैट इज सैलवेज वैल्यू। तो 1000 की रिकवरी होनी है। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। अब देखिए बेटा, जब आप एस्टिमेट लगाते हैं एसेट की लाइफ का, तो आप टाइम पीरियड के लिहाज से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं, आप एसेट की प्रोडक्टिविटी, एसेट की आउटपुट के लिहाज से भी उसका जो है वो लाइफ जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं ना। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कहा गया है कि इस ट्रक की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितनी है, 5 years है, 5 साल तक ये चल सकता है। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन माइल्स, अगर आउटपुट को देखा जाए, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी को देखा जाए, तो क्या है कि वो ट्रक अपनी पूरी लाइफ में, चाहे वो 5 साल है, उसमें वो 1 लाख माइल्स तक या किलोमीटर जो भी होगा ये चल सकता है। इसी तरह बेटा, अगर आप किसी मशीनरी की बात करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन के बारे में बताया जा सकता है कि पूरी लाइफ में ये मशीनरी कितनी प्रोडक्शन करेगी या कितने घंटे जो है वो चलेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ माइल्स, ठीक है, इसके लिहाज से हम लोग जो है उसकी लाइफ एक एसेट की एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एसेट मतलब ये क्वेश्चन का डाटा था कि एक ट्रक खरीदा, 13,000 उसकी कॉस्ट है, 1,000 उसकी सैलवेज वैल्यू है, एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स में है 5, और एस्टिमेटेड लाइफ जो है माइल्स में वो कितनी है, 100,000 माइल्स उसकी लाइफ है, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी एंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये तीनों मेथड को यूज करते हुए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में। स्ट्रेट लाइन एक्सपेंस इज सेम अमाउंट फॉर ईच ईयर। मतलब इस मेथड में क्या होता है कि जितनी भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट होती है वो हर साल एक जैसी होगी। ये मेथड ये कहता है कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक जैसी ही रहेगी। एसेट को इक्वल बेसिस के ऊपर हर साल में जो है वो हम लोग डेप्रिसिएट करते हैं या उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। डेप्रिसिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट द एसेट लेस इट्स सैलवेज वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द एसेट। मतलब कि एक यहाँ पे एक चीज डिस्कस की जा रही है डेप्रिसिएबल कॉस्ट की। तो ये बेटा देख सकते हैं कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट का फार्मूला यहाँ पे आपको बताया गया कि एसेट की जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें से जब हम लोग सैलवेज वैल्यू को माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास आती है डेप्रिसिएबल कॉस्ट। लेकिन ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट होती क्या है बेटा, एक एसेट की मैक्सिमम वो अमाउंट जो कि डेप्रिसिएट होगी ड्यूरिंग इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब एक एसेट अपनी एस्टिमेटेड लाइफ के दौरान मैक्सिमम जितनी अमाउंट लूज करेगा ऑन अकाउंट ऑफ यूजेज, उसको हम लोग डेप्रिसिएबल कॉस्ट का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि एसेट जो है, वो जो ट्रक है वो कितने का हमने खरीदा है, वो 13,000 का खरीदा है, 5 साल चलेगा, लेकिन 5 साल के बाद 1,000 का फिर बच जाएगा।
तो बेटा फिर वो जो ट्रक है वो मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएट होगा अपनी पूरी लाइफ में? 1,000 का तो उसने बचना है और 13,000 का वो आया था, तो 13 में से 1,000 को माइनस कर देंगे तो 12,000 की जो वो वैल्यू है जो कि मैक्सिमम वो ट्रक अपनी लूज करेगा ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम लोग बेटा डेप्रिसिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू। और स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएबल वैल्यू जो भी हमारे पास आई होती है उसको एस्टिमेटेड लाइफ जो ईयर्स में दी होगी उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ईयरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसकी अमाउंट कितनी होगी, 2400। ठीक है, तो 2400 से हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, सालाना डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी आ जाएगी। और डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आप लोगों को एडजस्टिंग दी अकाउंट्स में बेटा करवाई हुई है कि ये जो 2400 की डेप्रिसिएशन आई है इसकी जब हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो पर्टिकुलर एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, जी बेटा ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो तो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री थी वो तो हम लोगों ने देख ली कि किस तरह से की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एसेट अमोर्टाइजेशन के एसेट और पूरे पीरियड में जो यूज हो रहा है कि हर साल के बाद उसकी क्या पोजीशन है, पूरी एस्टिमेटेड लाइफ की पोजीशन उसकी दिखानी है, तो उसके लिए एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल हम लोग बना रहे हैं। तो एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करते हैं तो वो किस तरह से बनेगा वो देख लें बेटा। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चे क्या करना है, पहला कॉलम बनाना है ईयर्स का। टोटल आप लोगों ने 6 कॉलम्स बनाने हैं इसमें एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल में स्ट्रेट लाइन मेथड में। पहला कॉलम बनेगा आपका ईयर्स का, उसमें आप लोग क्या मेंशन करेंगे, जो भी उसकी जिस पर्टिकुलर ईयर की आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है वो ईयर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे अगर हमें पूरे 5 साल के लिए कहा गया है तो पांचों साल, 2010 को खरीदा था, 10, 11, 12, 13 और 14, ये पांचों साल हम लोगों ने यहाँ पे ईयर्स वाले कॉलम में लिख लिए। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा बेटा डेप्रिसिएबल कॉस्ट का, एंड डेप्रिसिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम। डेप्रिसिएबल कॉस्ट तो एक ही है ना, एक एसेट जब हम लोगों ने खरीदा है तो उसके डेप्रिसिएबल कॉस्ट हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट करना देखी थी, और 12,000 हमारे पास वो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आई थी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएबल कॉस्ट हर साल 12,000 ही रहेगी, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक ही वैल्यू के ऊपर हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ बेटा रेट का नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ है, रेट का। अब रेट, डेप्रिसिएशन का रेट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। आप लोगों के पास बच्चे वो नोटबुक्स होंगी, तो आप लोग उन नोटबुक्स के ऊपर ये फार्मूला लिख सकते हैं। मैं ये फार्मूला आपको सेंड कर रहा हूं चैट सेक्शन में लिखकर। रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय estimated life of asset in years। ठीक है, estimated life of asset in years मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप के पास वो रेट आ जाएगा। ठीक है, 1 फार्मूले का है और उसको 1 को डिवाइड कर देना है आपने एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने किससे, 100 से, तो आपके पास वो डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा था कि एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है, तो 1 को बेटा 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.2, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20% बेटा हमारा वो रेट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, जिस रेट के साथ हम लोगों ने एक एसेट को डेप्रिसिएट करना है। तो बेटा देखते हैं आप कि हर साल क्या करेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट का 20% लेते जाएंगे और ये हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट जो है वो आती जाएगी। देखें हर साल 2400 आ रहा है और रेट 20% था, और 20% एक ही वैल्यू पे हर साल डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो थी उस पे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसलिए हर साल जो है वो सेम हमारा एनुअल एक्सपेंस आएगा डेप्रिसिएशन का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बेटा हमारे पास आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इस कॉलम में क्या करते हैं बेटा, हम लोग डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर करके लिखते हैं। कैसे इकट्ठा कैसे करना है बेटा, अब देखें एक ही दफा समझ लीजिएगा, सारे मेथड्स में ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम ऐसे ही बनना है।
बेटा देखिए पहले साल जो डेप्रिसिएशन हमारी एक्सपेंस थी, जो अमाउंट थी वो थी 2400। तो अभी पहला साल है तो 2400 ही डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड रहेगी हमारी। जब दूसरे साल मजीद 2400 एक एसेट डेप्रिसिएट हो गया तो बेटा 2400 प्रीवियस ईयर की और 2400 इस ईयर की टोटल जो डेप्रिसिएशन है इन दोनों दूसरे साल के एंड पे दोनों सालों की डेप्रिसिएशन को जमा करेंगे तो ये 4800 आ जाएगा। और जब तीसरे साल की बात करेंगे तो तीसरे साल में ये तीनों सालों की डेप्रिसिएशन को जमा करेंगे तो 7200 आ जाएगा। इसी तरह जब चौथे साल की बात करेंगे तो चारों सालों की डेप्रिसिएशन को जमा करके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिख देंगे। इसी तरह जब पांचवें साल की बात करेंगे कि पांचवें साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है तो पांचों सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जमा करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मेंशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद लास्ट कॉलम है हमारा दैट इज बुक वैल्यू। अब ये जो बुक वैल्यू वाला कॉलम है बेटा इसको किस तरह से हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। बुक वैल्यू का फार्मूला आप अपने पास लिख लें। अगेन मैं बेटा आप लोगों के लिए ये चैट सेक्शन में फार्मूला लिख के भेज रहा हूं। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट। जितनी भी एसेट की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है। एसेट की टोटल कॉस्ट में से बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हर साल के बाद हमारी बुक वैल्यू आती जाएगी। जैसे कि यहां पे कहा गया था कि एसेट जो है वो है 13,000 का। अब पहले साल के एंड पे अगर एसेट की बुक वैल्यू देखनी है, बुक वैल्यू से मुराद क्या है कि एक साल खत्म हुआ तो इस वक्त एसेट हमारे पास कितने का है। ठीक है। तो 13,000 एसेट की 13,000 कॉस्ट थी, उसमें से ये 2400 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई पहले साल के एंड पे 10,600। अब अगर दूसरे साल के एंड पे दोबारा से हमें बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एसेट की टोटल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी 13,000 और उसमें से ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 4800 ये माइनस कर देंगे तो 8200 की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह बेटा हर साल के एंड पे हमारी बुक वैल्यू आती जाएगी और पांचवें साल के एंड पे बुक वैल्यू हमारी वो होगी 1000। और ये 1000 क्या है, ये वही स्क्रैप वैल्यू है जो कि 5 साल के बाद एक एसेट की रह जानी है। मतलब एक एसेट ने अपनी एस्टिमेटेड लाइफ, अपनी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के बाद हमें जो रिकवरी करनी है उसको हम लोग रेजिड्यूल या एस्टिमेटेड वो सैल्वेज वैल्यू का नाम देते हैं ना। तो आखिर पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सैल्वेज वैल्यू ही आएगी। ठीक है जी। उसके बाद बच्चे हमारे पास है नेक्स्ट मेथड है यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी में क्या करते हैं बेटा, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ये यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी भी स्ट्रेट लाइन के तरह का ही है। स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे हम लोग ईयरली बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे डेप्रिसिएबल कॉस्ट के लिहाज से। यहां पे भी डेप्रिसिएशन नो डाउट के ईयरली ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग पर यूनिट के लिहाज से, मतलब प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, आउटपुट के लिहाज से हम लोग डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे कि पर यूनिट के लिहाज से एक एसेट कितना डेप्रिसिएट हो रहा है और फिर उसको देखेंगे कि किस किस पीरियड में कितने कितने यूनिट्स प्रोडक्शन हुए हैं या कितनी कितनी प्रोडक्टिविटी या क्या आउटपुट है एक एसेट की, उसके लिहाज से हम लोग डेप्रिसिएशन जो है वो फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। units of activity method, companies estimate total units of activity to calculate depreciation cost per unit। businesses क्या करते हैं कि अपनी जो टोटल एस्टिमेट है यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी का वो फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि डेप्रिसिएशन जो है वो पर यूनिट के लिहाज से फाइंड आउट की जा सके। जैसा कि हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा गया था कि ये जो ट्रक हमने खरीदा है 13,000 का, इसने 100,000 माइल्स जो है वो चलना है अपनी पूरी लाइफ में। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारी डेप्रिसिएबल कॉस्ट थी, जैसा कि हमने कहा था डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। 12,000 कॉस्ट थी, उसको बेटा हम लोगों ने टोटल एक्टिविटी के ऊपर, टोटल आउटपुट के ऊपर जो कि 100,000 की थी उसके साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर यूनिट का कि भाई एक माइल अगर ट्रक चलता है तो उसकी वैल्यू में कितनी रिडक्शन होती है, तो वो होगी $0.12। ठीक है। एक चीज याद रखनी बेटा, यहां पे जो डेप्रिसिएशन आएगी ये पर यूनिट में आएगी और ये अमाउंट में आएगी, ये परसेंटेज में नहीं आएगी, ये अमाउंट में आएगी। ठीक है।
तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब वो जो पर यूनिट डेप्रिसिएशन आ गई है हमारी, उसको हम लोग जितने भी यूनिट एक पर्टिकुलर ईयर में होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस रिलेटेड पीरियड की कॉस्ट हमारे पास आती जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिएगा हम लोगों ने पर यूनिट कॉस्ट तो मालूम कर ली थी। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, 6 कॉलम बनाएंगे एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल के लिए। ईयर्स में क्या मेंशन करेंगे, जितनी उसकी लाइफ है, 5 साल, 2010, 11, 12, 13, 14। और आवर्स यूज, यहाँ पे गलती से आवर्स लिखा गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइल्स। ठीक है, जितने माइल्स वो चला है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी या आउटपुट इन माइल्स लिख लेंगे ना हम लोग। ये गिवन होगा बेटा, ये जो प्रोडक्टिविटी है या एक्टिविटी पर आवर की है, ये गिवन होगी हमें क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे फर्ज कर लेते हैं कि टोटल अगर 5 सालों में 1 लाख माइल ट्रेवल करेगा वो ट्रक चलेगा या ड्राइव किया जाएगा, तो उसमें 2010 में 15,000 माइल चलेगा, 2011 में 30,000, 2012 में 20,000, 2013 में 25,000 और 2014 में 10,000। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब पर आवर का रेट तो हमने निकाल लिया था, तो अब ये पर आवर के रेट को टोटल एक्टिविटी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हर साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास आती जाएगी। और इसी तरह जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट कर लेंगे और बुक वैल्यू भी बिल्कुल लास्ट की तरह हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हर रिलेटेड पीरियड की माइनस करते जाएंगे, हमारे पास बुक वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चे ये देखें, यहां पे आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक ही जितनी थी। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें यहाँ पे, तो बच्चे देखें, 2010 में वो 15,000 किलोमीटर चला, 2011 में 30,000 किलोमीटर वो ट्रक माइल्स जो है वो चला। अब देखें, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वेरी कर रही है हर पीरियड में। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, हर साल में एक ही जितनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट जो थी वो चार्ज कर रहे थे अपने रेवेन्यू के अगेंस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि वो फिर हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था वो मेथड जो है। ठीक है, तो कभी हमारा प्रॉफिट फिर वो ज्यादा कर रहा था, कभी कम कर रहा था। ठीक है, तो फिर ये मेथड हमारे लिए वो ज्यादा सूटेबल है कि भाई जितना एक एसेट जो है उसकी प्रोडक्टिविटी है, उतनी उसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज कर दी जाएगी। तो इसलिए फिर हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं ये मेथड भी रिपोर्टिंग के लिए एसेट्स को। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो लास्ट मेथड आ जाता है, दैट इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या किया जाता है बेटा, सेम वही है जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था, लेकिन ये था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग क्या करते थे कि डेप्रिसिएबल कॉस्ट के ऊपर रेट लगाकर डेप्रिसिएशन मालूम करते थे। यहां पे क्या करेंगे कि एसेट की बेटा जो भी बुक वैल्यू होगी पीरियड के स्टार्ट में, मतलब जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस वक्त एक एसेट की जो भी बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू के लिहाज से हम लोग उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर देंगे, उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर देंगे। गॉट इट? डिक्रीजिंग एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर द एसेट यूजफुल लाइफ। अब देखें बेटा, आपने देखा था प्रीवियस एग्जांपल में भी कि अब बुक वैल्यू तो हर साल रिड्यूस हो रही है, तो अब अगर रिड्यूस्ड बैलेंस के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, तो फिर तो हर साल हमारी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट है वो तो हर साल रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, एक तो इसका करेक्टरिस्टिक था। डिक्लाइनिंग बैलेंस रेट इज डबल द स्ट्रेट लाइन रेट। नॉर्मली क्या किया जाता है कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का रेट इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन के रेट से डबल इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि प्रीवियस अभी जो हमने मेथड किया है स्ट्रेट लाइन, उसमें हमने 20% रेट कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने डबल रेट कैलकुलेट मतलब यूज करना है डिक्लाइनिंग बैलेंस में, तो इसमें फिर 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% रेट हम लोग डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, नॉर्मली होता भी ऐसे है ना कि एसेट जब नया होता है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जब एसेट पुराना होता जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है ना। तो इसलिए तो अगर ज्यादा पहले सालों में फिर डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी, अगले सालों में फिर आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन भी कम होती जाएगी, कि जैसे 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 प्रोडक्टिविटी कम हो रही है बिल्कुल वैसे वैसे हमारी उसकी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो भी कम आती जा रही है ना। ठीक है, और रेट अप्लाई होता है बुक वैल्यू पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया अभी।
अब देखिए बच्चे, हमारे पास ये वही एसेट अमोर्टाइजेशन टेबल, पहला कॉलम ईयर्स का, 6 कॉलम ही बनाने हैं ना आपने, 6 कॉलम ही बनाने हैं। पहला कॉलम ईयर्स का बनाएंगे, उसके बाद बिगिनिंग बुक वैल्यू के हर साल के स्टार्ट में जो बुक वैल्यू है वो कितनी है एसेट की। अब बुक वैल्यू पहले साल की अगर बात करते हैं तो वो 13,000 है। 13,000 का बेटा 40% हमने लिया तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 5200। और सेम अभी ये पहला साल है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक ही साल की डेप्रिसिएशन आएगी, और बुक वैल्यू जो 13,000 थी उसमें से वही एक साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी पहले साल के एंड पे। अब बेटा गौर फरमाए जरा कि अगर पहले साल के एंड पे एसेट 7,800 का है तो अगले साल के स्टार्ट में भी तो 7,800 का ही होगा ना। तो अब ये देख सकते हैं कि अगले साल के स्टार्ट में जो एसेट की बुक वैल्यू है वो है 7,800। अब इसका 40% लेंगे तो डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई 3,120। दोनों सालों की डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ गई, और ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 13,000 में से माइनस करेंगे तो ये एसेट की क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। इसी तरह से ये जो सेकंड ईयर के एंड पे बुक वैल्यू आई है यही बुक वैल्यू थर्ड ईयर के स्टार्ट में आ जाएगी, और उसका अगेन 40% लेके हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे, और इसी तरह से काम चलता जाएगा। लेकिन एक चीज को मेक श्योर करना है बेटा, एक चीज का ख्याल रखना है जब आप लोगों ने डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करना है। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई एसेट की लाइफ 5 ईयर है और 5 साल के बाद एसेट में 1,000 का बचना ही बचना है, 1,000 हमें रिकवर होना ही होना है। ठीक है, तो आखिरी साल में जो बुक वैल्यू हमारे पास आएगी दैट शुड बी 1,000, हर हाल में ये 1,000 आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, तो बेटा सादा सी बात आपको बता दूं कि भाई आखिरी साल जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो बुक वैल्यू का 40% लेने की जरूरत है नहीं है। हम क्या करेंगे कि भाई बुक वैल्यू थी 1685 की, 1685 की, और जो एंड पे हमारे पास बुक वैल्यू है वो तो हमें अंडरस्टूड है, पता है कि वो तो 1,000 आनी ही आनी है। तो रेजिडुअल वैल्यू और स्टार्ट की जो बुक वैल्यू थी दोनों का डिफरेंस लेके हम लोग डायरेक्ट इधर डेप्रिसिएशन की अमाउंट मेंशन कर देंगे। क्यों परसेंटेज क्यों नहीं कैलकुलेट करेंगे? बेटा देखें, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू थी आखिरी साल के स्टार्ट में, लास्ट ईयर के स्टार्ट में जो बुक वैल्यू थी दैट वाज 1685, इसका जब 40% लेते हो तो वो तो आता है 674। अगर 674 डेप्रिसिएशन आती है तो एंड पे जाके हमारे पास बुक वैल्यू ज्यादा बच जाती है, 1,000 से ज्यादा बच जाती है। लेकिन हमारे पास तो ये था कि बचनी 1,000 ही चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि भाई आखिरी साल जो है उसमें डिफरेंस लेके सारी की सारी वैल्यू को डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड कर देते हैं, डेप्रिसिएशन में डाल देते हैं। आखिरी साल हम लोग परसेंटेज के लिहाज से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करते डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है तीनों मेथड्स का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में आपने देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी में वेरी करता है, जितनी प्रोडक्शन एक एसेट ज्यादा देगा उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतनी डेप्रिसिएशन भी कम होगी। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन आहिस्ता 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 रिड्यूस होती जाती है, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन एक एसेट की डेप्रिसिएबल कॉस्ट से एक्सटेंड नहीं कर सकती, एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसका आप पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं डायग्राम में कि जो रेड लाइन है ये स्ट्रेट लाइन मेथड है कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट जो है वो सेम है हर साल में, और ये जो ब्लू लाइन है ये डिक्लाइनिंग बैलेंस को शो कर रही है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जो अमाउंट है वो रिड्यूस होती जा रही है। और यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी में अप्स एंड डाउन्स, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे ना, कभी प्रोडक्शन ज्यादा थी कभी प्रोडक्शन कम हो रही थी, तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन, जितनी कम प्रोडक्शन उतनी कम डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये तीनों का कंपैरिजन था जी। नॉर्मा बच्चे बोले। सर मैंने आपसे ये कहना था कि मुझे तीनों मेथड्स की वजह से बहुत अच्छी समझ आ गई है, लेकिन ये जो सेकंड वाला मेथड है यूनिट ऑफ एक्टिविटी, इस मेथड में जो हमें ये डेप्रिसिएशन दी होगी सब ईयर्स की, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी? एक्टिविटी जी बेटा, एक्टिविटी मेंशन होगी, वो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो हमें मेंशन होगी, तभी तो हम लोग उसके लिहाज से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकेंगे ना। हमें तो कोई आइडिया नहीं है ना कि किस किस यूनिट किस किस पीरियड में कितनी कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहा है एक एसेट, तो फिर हम लोगों को प्रोडक्टिविटी आउटपुट एक एसेट की ईयर्स में मतलब यूनिट्स में, आवर्स में या माइल्स वगैरह में वो गिवन होगी हमें।
सर उसमें ये भी जिस तरह मैंने एक नोट किया कि पहले में भी हमने परसेंटेज के थ्रू रेट फाइंड किया था और थर्ड में भी परसेंटेज के थ्रू किया था, लेकिन जो सेकंड वाला मेथड है उसमें 0.12 था। वो क्या चीज थी, वो उसका फॉर्मूला कोई डिफरेंट हो गया या वो उसी फॉर्मूला के थ्रू फाइंड किया है? नहीं नहीं बेटा, अब डिफरेंट फार्मूला था, मैंने आप लोगों को बताया तो था, अभी दिखाया था फार्मूला मैंने आपको लगा के। ये देखें, ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ये स्लाइड देखें आप लोग जरा कि इसका फार्मूला क्या है। डेप्रिसिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो हमारे पास पर यूनिट की डेप्रिसिएशन आ जाती है कि एक यूनिट के लिहाज से एसेट कितनी वैल्यू लूज करेगा। ये फार्मूला नजर आ रहा है ना बच्चे आपको? यस सर। जी, ये फार्मूला लगाया था वहां पे हमने। ओके, थैंक यू सो मच सर, समझ लग गई है। वेलकम बेटा। थैंक यू। जी बेटा, उसके बाद हमारे पास है डेप्रिसिएशन फॉर पार्शियल ईयर। पार्शियल ईयर से मुराद क्या है कि अगर इन बिटवीन दी ईयर्स, बिल्कुल अगर हम लोग फर्ज करते हैं कि साल के शुरू में एसेट नहीं खरीदा, साल के दरमियान में करके कहीं पे एसेट खरीदा है, तो फिर उसका क्या तरीकेकार होगा, उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लेंगे। तो बेटा याद करें, जैसे मैंने आप लोगों को पार्शियल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया था ना, एडजस्टिंग दी अकाउंट्स में, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पहले साल की डेप्रिसिएशन जो है वो भी चार्ज कर लेंगे। मसलन कि जो हमें कहा गया है कि एसेट को 1 जनवरी की बजाय अगर हम लोग कहते हैं जी मार्च में, अप्रैल में खरीदा गया है, तो फिर बेटा अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक जितने मंथ बनते होंगे, जो भी आपकी ईयरली डेप्रिसिएशन आई थी उसको मंथ्स में कन्वर्ट करके, तो उतने रेलिवेंट मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है? तो बेटा आप लोग जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं उनको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो सारी समझ आ जाएगी। वगरना जो नेक्स्ट हमारा सेशन है, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा शेड्यूल, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चन करवाना है ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवानी, क्वेश्चंस करवाने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें फिर मैं आप लोगों को ये जो पार्शियल ईयर की डेप्रिसिएशन है वो भी कैलकुलेट करना इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा। ठीक है जी? तो आज का टॉपिक बेटा इतना ही था।